नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या शेख हसीना को फांसी दे दी जाएगी? क्या जुलाई चार्टर लागू होने के बाद शेख हसीना भारत से एस्कॉर्ट करके वापस ले जाई जाएंगी बांग्लादेश में? आज की वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। जुलाई चार्टर है क्या, ये चार्टर क्यों लागू होने जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको जानेंगे। साथ ही साथ में जनमत संग्रह कराने की बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इसको जानेंगे। बहुत ही डिटेल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग वीडियो एंड होते होते सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। पूरा वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये आर्टिकल देख पाओगे कि बांग्लादेश में अब आम चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह कराए जाने की बात की जा रही है और इसके पीछे वजह है जुलाई चार्टर। अब ये जुलाई चार्टर क्या है, इसको तो हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि 17 नवंबर को अभी शेख हसीना के को सजा देने के लिए वहाँ की कोर्ट जो है वो फैसला सुनाने जा रही है और ये फैसला शेख हसीना की मौत का फैसला हो सकता है, क्योंकि इन पर जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। जिनको नहीं पता, थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी दे दूं कि शेख हसीना साथियों ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की, 5 बार की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो पीछे इनके आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है। ये शेख मुजीबुर रहमान ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में मदद की थी, या कहें भारत के सहयोग से पाकिस्तान से आज़ाद हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान ये पहले राष्ट्रपति बने थे। इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है और ये शेख हसीना के पिताजी हैं। उन्हीं की ये बेटी हैं। इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से फिर ये उस टाइम पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और उस टाइम पर इनके घर में जितने सदस्य थे सबको मार दिया गया था। ये लंदन में थी, बाद में आई, फिर पॉलिटिकल क्योंकि हिस्ट्री रही थी, फिर बाद में ये पॉलिटिकल अपना हिस्ट्री को कंटिन्यू की और फिर ये आवामी लीग को कंटिन्यू करते हुए बनी प्रधानमंत्री। तब से अब तक ये 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन 2024 में जून से ही छात्रों के द्वारा कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए और वो प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया। एक्चुअल में उस प्रोटेस्ट का कारण था सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, वहाँ पर इनकी सरकार में रहते हुए एक फैसला आया था 30% आरक्षण को लेकर के, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको देने के लिए। इस बात को लेकर के वहाँ के छात्र जो हैं, छात्र समूह, वो सब भड़के और वो हिंसा भड़कते भड़कते इतनी बढ़ गई कि इनको 5 अगस्त 2024 को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। ये भाग करके आई भारत में और तब से भारत में ही ये रह रही हैं। बांग्लादेश ने बहुत बार प्रयास किया, भारत से भी बातचीत करी कि भारत से कहा कि लौटा दो इनको। शेख हसीना ने आने से मना कर दिया क्योंकि इनकी जान को खतरा था। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाए गए और तब से ये केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे या कार्यवाहक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आने वाले दिनों में हमारे नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव कराया जाएगा, फिर कोई प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इस मसौदे पर ये आए थे, लेकिन आने के बाद भाई साहब भूल गए कि चुनाव भी इनको कराना है। 6 महीने बीते, 7 महीने बीते, 8 महीने बीते, 1 साल बीत गया। अब देखो, अगस्त 2024 से अगस्त 2025 बीत गया, उसके बाद अब नवंबर आ रहा है। अब नवंबर में यहाँ पर एक फैसला आने वाला है 17 नवंबर को वहाँ की अदालत में, और वो फैसला आएगा शेख हसीना के खिलाफ। इन्होंने आवामी लीग पार्टी को भी बैन कर दिया है, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी। इन्होंने ये इसके पीछे तर्क दिया है कि ये पार्टी जो है ये दंगा करने की फिराक में है। बांग्लादेश पूरा हाई अलर्ट पर है और इस फैसले के बाद दंगा हो सकता है, इसको देखते हुए इन्होंने बैन लगा दिया है बांग्लादेश की इस पार्टी पर। दूसरी चीज़, इन्होंने शेख हसीना पर, इनके ही नेतृत्व कह लो, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश में ऐसा होता आया है, जब शेख हसीना भी प्रधानमंत्री थी तो ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत दूध की धुली थी, ये प्रधानमंत्री थी तो फिर इन्होंने अपने जो अपोजिशन में जो पार्टी हैं उनको जेल में डाल रखा था। उनकी अपोजिशन वाली जब आती हैं तो इनको रखती हैं जेल में। शेख हसीना भी जेल जा चुकी हैं, तो यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन शेख हसीना के मामले में एक अच्छी बात थी कि ये प्रो इंडिया थी। अभी की जो गवर्नमेंट है, या कहें कि इनके एंटी में जो रहती है शेख हसीना के, वो प्रो चाइना या प्रो पाकिस्तान रहती है। और मोहम्मद यूनुस जो हैं ये तो पूरे के पूरे प्रो पाकिस्तान हैं। आज के टाइम पर आईएसआई हैंडलर्स, जैसे मोहम्मद के हैंडलर्स, ये सब जा करके बांग्लादेश में मीटिंग करते हैं। पाकिस्तान के नेवी चीफ जा करके यहाँ पर मीटिंग करते हैं। तो ये स्थिति है आज के टाइम पर बांग्लादेश में। खैर, यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है 15 फरवरी 2026 से इसके पहले पहले चुनाव कराने की बात कर रहे हैं कि इसके पहले पहले यहाँ पर चुनाव कराएंगे। सोचो, लगभग 2 साल हो जाएंगे, तब जाकर ये चुनाव कराएंगे 5 अगस्त 2024 से 1.5 साल के बाद।
इन्होंने बोला है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि जनमत संग्रह कराया जाए। अब जनमत संग्रह कराने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जुलाई चार्टर को लागू करना। लेकिन जुलाई चार्टर को समझें इससे पहले समझ लीजिए शेख हसीना पर आरोप क्या है और फैसला क्या आ सकता है। तो देखिए 17 नवंबर को सोमवार को आईसीटी जो है या कहें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ये फैसला सुनाएगी शेख हसीना के प्रति, और 13 नवंबर जो है ये फैसले की तारीख का ऐलान हुआ है। असल सजा का ऐलान एक हफ्ते के बाद होगा, लगभग 24 नवंबर तक। इन पर क्या क्या आरोप हैं? इन पर हत्या के आरोप हैं कि इन्होंने बहुत सारी हत्याएं करवाई हैं, अपहरण के आरोप हैं, टार्चर के आरोप हैं। ये आरोप तब हैं जब वही प्रोटेस्ट चल रहे थे, मतलब जून से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और जून जुलाई अगस्त इन पर आरोप है कि ये प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बहुत सारे छात्रों की हत्या करवाई, बहुत सारे लोगों का अपहरण करवाए, टार्चर करवाए। उसमें से भी 3 छात्र जो हैं जिनको खूब टार्चर किया गया था, उनकी जब तस्वीरें आई थी तो इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था वो आंदोलन। फायरिंग का आदेश इन्होंने दिया था, बहुत सारे लोग मर गए थे। ये इनका खिलाफ वो है, मानवता के खिलाफ अपराध इन्होंने किया है। सरकारी वकील की मांग की गई है कि फांसी की सजा इनको दी जाए। अब शेख हसीना का इस पर क्या जवाब आया है? शेख हसीना कह रही हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश है और ट्रिब्यूनल जो है निष्पक्ष नहीं है और ये हमारे खिलाफ फैसला सुनाएगा। अब जब ये फैसला आ जाएगा तो फिर भारत पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा कि शेख हसीना को वापस यहाँ पर भेजो। शेख हसीना ने वापस आने के लिए अपनी शर्तें भी रखी हैं कुछ। 3 शर्तें प्रमुख हैं इनकी। इनका ये कहना है कि हमारी जो आवामी लीग पार्टी है जिस पर बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए और एक निष्पक्ष सुनवाई की जाए। इनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके लिए निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष सुनवाई की जाए। खैर, इस सबको बीच यहाँ पर जनमत संग्रह की बात आ रही है कि जब फैसला आएगा, चुनाव जब होगा, तो इन्होंने कहा है कि दोनों एक ही दिन रखा जाए कि चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ हो जाए। ये जनमत संग्रह बेसिकली जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए होगी। जुलाई चार्टर में क्या है और जनमत संग्रह क्या होता है इसको समझते हैं। जनमत संग्रह ये कि जब भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जिसमें पब्लिक की राय लेना जरूरी होता है, डायरेक्ट पब्लिक का ओपिनियन ले लिया जाए। देखो, कभी कभी कानून लाया जाता है जब, तो उसमें क्या होता है, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता का प्रतिनिधि बन करके अपनी बात रखते हैं वहाँ पर कि हमारी जनता जो है ये चाहती है, इसके लिए ये बिल लाया जाए, ये बिल लाने के बाद ये कानून में संशोधन हो। तो वो तो होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व चुन रहा है। कभी कभी डायरेक्ट जनता से सेंटिमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो जब जनता से डायरेक्ट कोई सेंटिमेंट, कोई उनका राय लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब उसे कहते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह भारत में भी कई बार हो चुके हैं और बांग्लादेश में भी हो चुके हैं और भी तमाम दुनिया के देशों में होते रहते हैं। जैसे ब्रिटेन में जो ब्रेग्जिट हुआ था ना, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, वो भी जनमत संग्रह से हुआ था। भारत जब सिक्किम को शामिल किया था वो भी जनमत संग्रह से हुआ था। भारत में इसके अलावा जूनागढ़ जो था इसको जब शामिल किया गया था तो वहाँ पर भी जनमत संग्रह हुआ था। ऐसे कई मामले यहाँ पर होता है जब डायरेक्ट जनता से पूछा जाता है कि आप इसके पक्ष में हैं या फिर विरोध में। ठीक है, 1956 में आंध्र प्रदेश और मद्रास के बीच भाषाई सीमा निर्धारित करने के लिए भी जनमत संग्रह हुआ था। इसके अलावा सिक्किम, मैंने आपको बताया, जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय के लिए ये जनमत संग्रह हुए थे। तो ऐसे जनमत संग्रह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। ये भी लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसमें भी लोक का तंत्र होता है, जनता का डायरेक्ट राय लिया जाता है। अब यहाँ बांग्लादेश में बात की जा रही है कि ये जो जनमत संग्रह है ये जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए हो। जुलाई चार्टर चुनाव वाले दिन ही करने के लिए, लागू करने के लिए जनमत संग्रह कराने की बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब जुलाई चार्टर क्या है इसको समझो। जुलाई चार्टर साथियों बांग्लादेश का संविधान का सुधार करने का प्लान है कि बांग्लादेश के संविधान में कुछ संशोधन किए जाएं। क्या संशोधन हो, तो देखिए इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है और वो ड्राफ्ट 17 अक्टूबर को 24+ पार्टियों ने साइन भी कर दिया है कि इस ड्राफ्ट से वो सहमत है। अब वो कौन कौन सी पार्टियां हैं आप समझ सकते हो, जो प्रो यूनुस पार्टियां होंगी, जो उनके समर्थन में होंगी, वही सब साइन की हुई हैं। इसके लीडर मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। इसमें 4 मुख्य पॉइंट हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, सेना और न्यायपालिका की भूमिका सीमित कर दी जाए, लिमिटेड कर दी जाए, यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका की भी भूमिका लिमिटेड करने की बात की जा रही है। भ्रष्टाचार, मानवाधिकार पर नई नीतियाँ बनाई जाए, हसीना पर बैन जारी रहे या हटे, इसको लेकर के भी यहाँ पर जनमत संग्रह होगा। इसके अलावा चुनाव के दिन जब जनमत संग्रह 15 फरवरी 2026 से पहले लागू होगा तो इसका उद्देश्य ये है कि शेख हसीना के शासन के बाद नया लोकतंत्र बनाया जाए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, जब शेख हसीना गई तो वो लोग ये कह रहे थे कि अब बांग्लादेश का नया उदय हुआ है, सही उदय हुआ है।
लेकिन असल में बांग्लादेश और बेड़ा गर्क होता चला गया, क्योंकि उसके बाद उसके बहुत सारे देशों से रिलेशन ख़राब हुए, जैसे इंडिया जैसे देश से बिल्कुल रिलेशन ख़राब हो गए। उसकी इकोनॉमी डूबती चली गई बहुत तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, अब देखो नेपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन नेपाल में और बांग्लादेश में दोनों में सीखने वाली चीज़ है। एक नेपाल में जब प्रोटेस्ट किया, जनजी प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया, और आप सबने देखा राष्ट्रपति वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। बहुत सारी सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा, बहुत सारी गंदगियाँ फैली, लेकिन अगले ही दिन सभी जनजी आए और सब ने मिलजुल करके साफ़ सफाई करी और रोड वगैरह जहाँ पर जो भी कुछ ख़राब हुआ था पेंटिंग वगैरह करके दोबारा मेंटेन करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने सोचा समझा कि हाँ, ये हमारे देश की ज़रूरत है और इसको हम ही लोग बिगाड़ें, हम ही लोग सुधारें। बांग्लादेश में ऐसा नहीं था। बांग्लादेश में सीधी सीधी कॉन्स्पिरेसी थी और विदेशी ताकतों का हाथ था, सत्ता को गिराने का यहाँ पर पूरा पूरा मसौदा था। और ये बात शेख हसीना ने खुद बताई है कि सेंट मारिन द्वीप को लेकर के विदेशी जो हैं, खास करके गोरे लोग, जो खासकर अमेरिका कहें बात सीधा सीधा, तो अमेरिका ने प्रयास किया था कि सेंट मारिन द्वीप उसे मिल जाए। बहरहाल ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो आपको पता भी होगा। तो उनके लिए ये अमेरिका के पपेट के रूप में इनको रखा गया, शेख हसीना को हटाया गया। फिर सेंट मारिन द्वीप ये चला गया अमेरिका के हाथ पे, अमेरिका वहाँ पर आज बेस बनाकर बैठा है। तो खैर, अब जुलाई चार्टर लागू हो जाएगा और शेख हसीना पर ये अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इनको फांसी की सज़ा सुनाई जा सकती है, और ऐसे में भारत की मजबूरी पड़ जाएगी कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाए। शेख हसीना तब से अभी तक शरण में है। वैसे शेख हसीना 2009 में भी जब एक बार ऐसे भगाई गई थी, या कहें कि भागी थी वहाँ से, तो भी भारत की ही शरण में आई थी। हालांकि वहाँ जाने के बाद दोबारा से ये जब चुनाव हुआ तो वहाँ प्रधानमंत्री बन गई, तो ये पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ है। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि इस बार क्या होता है, बांग्लादेश की राजनीति में क्या उथल पुथल होता है। भारत का पड़ोसी देश है, निश्चित तौर पर ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। देखो, कई बार तो ये लगता है यार कि 1971 में थोड़ा सा प्रयास करके मिला ही लेना था, एक राज्य के रूप में इसे बना देना था, झंझट ही खत्म होती। जैसे इतने बड़े बड़े राज्य और सारे हैं, वैसे इसको भी शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि देखो, अभी आए दिन घुसपैठ की बातें आती हैं, जब भी वहाँ पर कुछ भी दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम इंडिया में आते हैं, घुसपैठ करते हैं। बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ बांग्लादेश के थ्रू होती हैं, इंडिया में घुसपैठ होती है, नेपाल के थ्रू घुसते हैं। आप जानते हो, क्योंकि बॉर्डर बहुत लंबा है। आप जानो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, 40-96 किलोमीटर का, और इस वजह से पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हो पाई है। फेंसिंग नहीं हो पाई है तो इस वजह से वहाँ से घुसपैठ होती रहती है। खेत टाइप का है, सब घुस जाते हैं, है ना। तो इसलिए चिंता का विषय तो रहता ही है, पड़ोसी देश है अपना। ये अगर अस्थिर रहेगा तो फिर भारत में भी अस्थिरता आएगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहाँ से बहुत सारे लोग घुसपैठी के रूप में आते हैं। खैर, अभी के टाइम पर इनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है, 225 से ज़्यादा मुकदमे इन पर चल रहे हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी है। 12 फरवरी 2025 तक पेश ये इनको कहने के लिए अदालत ने कहा, लेकिन ये नहीं आई। अब डिपोर्टेशन की मांग भी किया गया, भारत ने वीज़ा बढ़ा दिया। तो ये थे शेख हसीना से जुड़े अब तक के ज़रूरी अपडेट। अब आगे जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा सीधे और सटीक भाषा में, सबसे कम समय में, सबसे ऑथेंटिक सोर्स के साथ, और टू द पॉइंट बात करूंगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप MJT एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको QR कोड दिया गया है, माध्यम दिया गया है, इसके माध्यम से MJT एजुकेशन को आप सपोर्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।